डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि सब कैसे हैं और आपका फेस्टिवल कैसे मना रहा है। तो सभी स्टूडेंट एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए। शाम के 8 बज चुके हैं और हम सब लोग लाइव हैं दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। तो सभी एक बार कमेंट कर दें कि आपका त्यौहार कैसे मस्ती में बीत रहा है और आप कैसे छुट्टियों के एंजॉय कर रहे हैं। और स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम दिल्ली पुलिस के लिए रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं, तो आज भी वही प्रैक्टिस सेट आपके सामने है जो दिल्ली पुलिस के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें एक आलिशान प्रैक्टिस सेट जो दिल्ली पुलिस के लिए वेरी कारगर होगा। तो इस वीडियो में भी हम आपको 50 प्रश्न कराएंगे मात्र 1 घंटे में, और आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे और आंसर करोगे, ठीक है। तो एक बार अगर कोई मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और स्टूडेंट, आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं, क्योंकि आप उनसे 100 गुना आगे बेहतर हैं, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को विश्वास नहीं है इन क्वेश्चनों पर तो नहीं पढ़िएगा, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और स्टूडेंट, जिनको सिलेक्शन लेना है और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खुद पढ़ लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न क्या है? तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या से वितरण को प्रभावित कर सकता है? तो भौगोलिक कारक, सामाजिक कारक या सांस्कृतिक कारक या आर्थिक कारक। तो बताना है निम्न में से कौन से कारक हैं जो जनसंख्या से वितरण को प्रभावित कर सकता है। तो भौगोलिक कारक हैं या सामाजिक कारक हैं या सांस्कृतिक कारक हैं या आर्थिक कारक हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या हो जाएगा? या केवल फर्स्ट और सेकंड थर्ड है, या केवल फर्स्ट और सेकंड है, या फर्स्ट सेकंड थर्ड है, फोर्थ है। तो यह हमारे केवल फर्स्ट सेकंड है। तो निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या को प्रभावित कर सकता है? तो स्टूडेंट, आपको सभी को पता है जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारों पॉइंट हैं। तो ध्यान रखना, भौगोलिक कारक भी है, सामाजिक कारक भी है, सांस्कृतिक कारक भी है और आर्थिक कारक भी है जो जनसंख्या में वितरण को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का आंसर आप सभी लोग जान गए हैं कि कौन सा हो सकता है, सी हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, लोना शब्द संबंधित है किससे है? आट्य पाठ्य, खो खो, कुश्ती या कबड्डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि लोना शब्द किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे कि लोना शब्द किससे संबंधित है। तो आट्य पाट्य संबंधित है, खो से संबंधित है, कुश्ती से है, कबड्डी से है। तो ऑल स्टूडेंट जल्दी कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो बताएंगे लोना शब्द किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे और जुड़े रहें मेरे साथ अंत तक, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे बिठा दूंगा कभी आप भूल नहीं सकते हो स्टूडेंट। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले वाला प्रश्न बताया, अगर हम आपसे दोबारा रिपीट मारूं तो आप उसे आराम से बता देंगे, ठीक है। तो यही होती है तैयारी। तो लोना शब्द तो किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये लोना शब्द जो संबंधित है वो किससे है। तो आप लोग इसका आंसर एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे कि सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन कबड्डी हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, जिसे पता था उसके लिए वेरी वेरी ठीक है, गुड वर्ड। जो लोग अभी भी नहीं जानते थे तो वो एक बार इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। अच्छा क्वेश्चन था ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं कि पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। तो पौधे के लिए जो नाइट्रोजन उपलब्ध होता है वो कैसे होता है? तो नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या नाइट्रिक अम्ल के रूप में। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑल स्टूडेंट एक बार आप कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि सर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर इस टाइम हम दिल्ली पुलिस के लिए जिलोदान से तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना,
क्योंकि ये आपका फ्यूचर का सवाल है स्टूडेंट, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, लास्ट में अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता स्टूडेंट। ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये वही टीचर बता सकता है जिसके ऊपर बीती हुई हो। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा स्टूडेंट, आपने कमेंट किया, वेरी गुड। अब देखिए आपका आंसर सही है या गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। तो पौधों के लिए नाइट्रोजन उपलब्ध होता है नाइट्रेट के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, आगे है कि पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो तरंग दैर्ध्य कमी करेगा, या तरंग दैर्ध्य की वृद्धि, या तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार फिर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर बैठा निरीक्षक तारे से प्राप्त प्रकाश के संबंध में क्या अनुभव करेगा? तो बताएंगे कमेंट में इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा। ए 2 3 4 में से, यानी कि ABCD में से कौन सा सही होगा? तो पहला ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य में कमी, दूसरा है तरंग दैर्ध्य में वृद्धि, तीसरा है तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होने वाला है आप लोग सभी जानते हैं क्या हो जाएगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, करिए कमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा उस स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य में कमी वृद्धि। क्या हो जाएगी? तरंग दैर्ध्य में वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक रबर निम्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पॉलीमर है। तो क्लोरोप्रिन, या नियोरोप्रिन, नियोप्रिन, या आइसोप्रिन, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रबर निम्न असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पॉलीमर है। तो बताना है क्लोरोप्रिन है, नियोप्रिन है, या आइसोप्रिन है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें कि कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, आइसोप्रिन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप थोड़ा जल्दी ही आंसर बताएं और थोड़ा सोचें नहीं, क्योंकि अगर नहीं पता होता है तो आप आगे बढ़ें। ठीक है, तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट करता है क्योंकि इसमें होता है ओजोन, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अम्ल वर्षा वनस्पतियों को नष्ट करती है किसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो ओजोन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वनस्पतियों को नष्ट करने का कारण क्या होता है, तो इसमें जो होता है वो क्या होता है, ओजोन, या सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल, या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, वेरी गुड, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, वेल डन, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, 6 वर्ष एवं 14 वर्ष की आयु के मध्य के बच्चों या जैसे भी हो अवयस्क आश्रित की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, भारत संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, भारत संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है, या भारत संविधान के अंतर्गत राज्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। तो एक बार प्रश्न और देख लीजिए क्या कह रहा था प्रश्न। प्रश्न है कि 6 वर्ष या 14 वर्ष की आयु के मध्य के बच्चों या जैसे भी हो अवयस्क आश्रित की शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करें। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, और दूसरा ऑप्शन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है, तीसरा ऑप्शन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, और चौथा ऑप्शन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट आप सभी आंसर कर देंगे कि क्या हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आपने आंसर किए। ऐसे ही आंसर कर दिया करो ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन जो भी लोग अभी नहीं जुड़े हैं सेशन से, तो एक बार उनको शेयर कर दीजिए और बुला लीजिए। जो भी स्टूडेंट बाकी रह गए हैं फिर बाद में अफसोस करेंगे कि हम पढ़ लेते तो हम भी अच्छा हो जाता। ऑप्शन सारी तरह के प्रश्न लगा रहा हूँ, एक रोज जो सेट लगा रहा हूँ पता चल गया होगा उनको। नेक्स्ट है, भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? तो जास्कर है, पीर पंजाल है, सतपुड़ा है, विंध्य है। तो एक बार जरूर कमेंट करें कि भीमबेटका के शैलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑल स्टूडेंट आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है जास्का है, पीर पंजाल है, सतपुड़ा है या विंध्यन है। तो बताएं आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा विंध्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है स्टूडेंट? खजुराहो है, माउंट आबू है, भुवनेश्वर है, एलोरा में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर देंगे कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। तो इसके बारे में सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम आ चुके हैं, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या आंसर हो जाएगा? खजुराहो हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा या भुवनेश्वर या एलोरा? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। और स्टूडेंट अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को बाहर आकर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जितने वीडियो देखते हैं उतने भी लाइक नहीं होते हैं स्टूडेंट। आप लोग जरूर लाइक किया करें वीडियो को। तो इसका जो सही आंसर है वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का, तो आपने कमेंट किया वेरी गुड। और जिन बच्चों का आंसर गलत है तो वो एक बार आंसर देख लेंगे, माउंट आबू हो जाएगा। तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू में, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी को पता होगा इसका आंसर, कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुआ? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ गए हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है मुगल शासकों द्वारा, दूसरा है रोहिला शासकों द्वारा, तीसरा है ब्रिटिश शासकों द्वारा और चौथा है अफगान शासकों द्वारा। तो ऑल स्टूडेंट सभी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑल स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते रहिए, एक दिन सक्सेस आपको ऑटोमेटिक ही हाथ लग जाएगी। अगर ऐसे ही प्रश्न आप करते रहेंगे सेट के रूप में तो बहुत सारे प्रश्न आप कलेक्ट कर लेंगे एक दिन, ठीक है स्टूडेंट। और वट एक काम किया करो स्टूडेंट, जब भी आप आंसर बताया करो तो पहले अपनी आंसर की ही बनाया करो। प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले पेन कॉपी निकाल कर रखा करो, क्योंकि आंसर की बना लोगे तो उससे और बेहतर रहेगा। आपको ये पता रहेगा कि आज के सेट में हमने कितने प्रश्न अपने ऐसे हैं जो हमारी याद थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अफगान शासकों द्वारा। तो ध्यान रखना है ऑप्शन कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसने द्वारा पराजित हुआ था? तो अफगान शासकों द्वारा पराजित हुए थे, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समता बिंदु पर उत्पादन वह उत्पादन होता है जिस पर उत्पादनकर्ता समर्थन कर होता है। तो समता बिंदु पर उत्पादन वह उत्पादन होता है जिस पर उत्पादनकर्ता सामर्थ्य होता है। तो केवल प्राचलन लागतों को वसूल करने में, एक नाम मात्र लाभ कमाने में, या पुराने हानियों को समाप्त करने में, या कुल लागतों को वसूल करने में। तो समता बिंदु पर उत्पादन वह उत्पादन होता है जिस पर उत्पादनकर्ता समर्थन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, तो एक बार कमेंट कर दें जल्दी, क्योंकि स्टूडेंट आप भी जानते हैं कि हमें रोज़ 50 प्रश्न आपके द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। तो स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी शेयर करा करें, जो भी आपके रिलेशन में हैं उनको जरूर शेयर किया करें।
इस वीडियो का लिंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो पर जितने भी हमारे सब्सक्राइब हैं उसको 1000 पूरे कब करवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, आप सभी जानते हैं कि कुल लागतों को वसूल करने में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कुल लागतों को वसूल करने में, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन ऐसे प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में फंसते हैं, तो बाद में बच्चा यही आके कहता है कि हमने ये प्रश्न नहीं पढ़ा था, पहली बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, पढ़ के जाइए। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, ये पूछा है। तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है ये बताना है। तो अनाईमुड़ी है, डोडा बेटा है, महेंद्रगिरी है, धूपगढ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अनाईमुड़ी है, डोटा बेटा है, महेंद्रगिरी है, धूपगढ़ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं अनाईमुडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाईमुडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, अनाईमुडी है कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला जो है वो अनाईमुडी है। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छे से पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी सुस्ती नहीं बरतनी है स्टूडेंट। ठीक है, जैसे मैं आपको रोज पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही आप रोज पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी परेशानी हो, कुछ भी हो स्टूडेंट, आपको पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसे ही सिलेक्शन होगा स्टूडेंट जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद संचित अनुपात में कम करता है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद संचित अनुपात को कम करता है तो निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना है? तो क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। यदि रिजर्व बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक नगद संचित अनुपात को कम करता है तो निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना है? तो कुल बजट में वृद्धि, बजट घाटे में बढ़ोतरी, कुल मौद्रिक आपूर्ति में बढ़ोतरी या क्रेडिट कार्ड के प्रयोग में बढ़ोतरी। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर बैंक ऐसा करता है तो उसके मतलब क्या होता है कि उसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कुल मौद्रिक आपूर्ति है उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो कुल मौद्रिक आपूर्ति में बढ़ोतरी होने की संभावना होती है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 13 को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काजू जैसे फसलों के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, ये पूछा है स्टूडेंट। तो लाल मखरली मृदा या काली मृदा या जलोढ़ मृदा या अनुर्वरक मृदा। तो काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा लाल मखरली मृदा। तो लाल मखरली मृदा हो जाएगा काजू जैसी फसलों के लिए कौन सी मृदा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो लाल मखरली मृदा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? ज्वार, मूंगफली, सरसों, बाजरा। तो रबी की फसल पूछी है स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से बता देंगे कि निम्नलिखित में से एक रबी की फसल है। जो गेहूं के साथ बोई जाती है वही रबी की फसल होगी उस टाइम। तो इस टाइम आपको पता है कि हमारा पेपर भी है और हमारा ये टारगेट भी होना चाहिए कि हमें पता भी होना चाहिए। ठीक है उस टाइम, तो बताएंगे ज़रा कमेंट में कि कौन सा हो जाएगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स या माय डियर स्टूडेंट, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें। तो माय डियर स्टूडेंट जो भी हैं या माय डियर फ्रेंड्स जो भी हैं एक बार ज़रूर कमेंट कर दें
कि इसका 15वां प्रश्न का सही आंसर, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सरसों। क्या हो जाएगा? सरसों हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य ईश्वर का अपना देश माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य ईश्वर का अपना देश माना जाता है? तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। अगर पहली बार देख रहे हैं तो अच्छे से आंसर याद कर लेना। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, वेरी मोस्ट प्रश्न है क्वेश्चन। अगर आप पहली बार इस प्रश्न पाए हैं तो इस प्रश्न को वेरी मोस्ट कर लेना, IMP कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जो ईश्वर का अपना देश माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? क्वेश्चन कमेंट कर दें आप भी जल्दी, इतना वेट ना करें, क्योंकि आपको कमेंट करना है, हमें ये कमेंट पढ़ना है आपका, फिर उसके बाद में आंसर बताना है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट, आपने कमेंट किया, वेरी डन। अब जो भी इन बच्चों का आंसर सही नहीं है वो एक बार चेक कर लेंगे। केरल है। तो ईश्वर का अपना देश माना जाता है एक राज्य, तो केरल है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था जो में आयोजित किए गए थे। तो 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, मगर वो कहाँ पे आयोजित किए गए थे ये पूछा है। तो आप लोगों को बताना है कि जो वर्ष 1900 में गेम हुए थे ओलंपिक, तो वे कहाँ खेले गए थे ये आपको बताना है। तो पेरिस है, एथेंस है, बर्लिन है या टोक्यो है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होने वाला है? आप लोग कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वो हो जाएगा पेरिस में हुए थे। कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही बताते रहें। नेक्स्ट है, उच्च स्तर पर प्रदूषित जल में VOD मान होता है। तो उच्च स्तर पर प्रदूषित जल में VOD मान कितना होता है ये बताना है। तो बताएंगे एक बार कमेंट करके। 17 ppm या अधिक, 5 ppm से कम, 4 ppm से कम, 3 ppm से कम। तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि उच्च स्तर पर प्रदूषित जल में BOD का मान कितना होता है ये पूछा है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग सभी कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड, ऐसे ही बताते रहें और पढ़ते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 ppm से या अधिक। तो स्टूडेंट 17 ppm या उससे अधिक होता है उच्च स्तर पर प्रदूषित जल में BOD का मान। तो ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 वेरी मोस्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, क्योंकि दिल्ली का एग्जाम है और जल का मान पूछा गया है, तो हो सकता है कि किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, कई सारी शिफ्ट बनेंगे आपकी, तो ध्यान रखना है। दिसंबर तक पेपर चलेंगे, 3 दिसंबर तक। तो जो हमारे 14 नवंबर शुरू होगा, 3 दिसंबर तक पेपर चलने हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें और पेपर दे के आएँ, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? यकृत, किडनी, अमाशय या अग्नाशय। तो इसमें से कौन सी ऐसा है जो ग्रंथि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा जो ग्रंथि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं कि निम्नलिखित में तो कौन सी ग्रंथि नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि सर इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो एक बार आप कमेंट करें, जो उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि क्या हो जाएगा, अमाशय हो जाएगा, जो एक ग्रंथि नहीं है। क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा अमाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ये बताना है कि 4 आपको कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है। तो स्टूडेंट, गेहूं तो हमारे पंजाब से अलग भी होते हैं, मगर ये सर्वाधिक होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है और केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आप बताएंगे कौन सा सही नहीं है। तो स्टूडेंट, अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो आप सभी को सही मानोगे, क्योंकि जब आपको पता नहीं है तो आप तो सभी को सही मान के जाओगे। तो ध्यान रखना है क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको इसमें कोई गलत करता हूँ तो यही बताना है कि हाँ, तो वो कहाँ होता है फिर सत्याधिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ जल्दी।
तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सभी स्टूडेंट जल्दी कमेंट करें और बताएं मुझे कि सर इसका सही आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि हम बहुत स्लो स्लो हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, हम आपको क्वेश्चन दिखाया, आंसर बोल दिया, बट ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं। अब तो आपको एक एक प्रश्न का आंसर भी टाइम दे रहा हूँ कि बताइए, आराम से पढ़िए, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हीं के लिए तो वेरी 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 मोस्ट है ये वीडियो। तो चलिए, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो गलत है वो केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। तो ये कह रहे हैं होता है, हम कह रहे हैं नहीं होता है ज़्यादा। तो आप बताएंगे कमेंट में तो कहाँ होता है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा स्टूडेंट। तो बताएंगे केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है तो और कहाँ होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय सेनाई वादक हैं जिन्होंने वर्ष 2001 में भारत रत्न सम्मानित किया गया। वेरी मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन है कि ऐसे प्रसिद्ध भारतीय सेनाई वादक कौन हैं जिन्हें वर्ष 2001 में भारतीय रत्न से सम्मानित किया गया था। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित रविशंकर या पंडित शिव कुमार शर्मा। तो बताएंगे ऐसे सेनाई वादक जिन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो क्या हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। मणिपुर की राजधानी निम्न में से कौन सी है। कोहिमा है, इम्फाल है, गुवाहाटी है, शिलोंग है। तो मणिपुर की राजधानी आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 22 पे हम आ चुके हैं स्टूडेंट। तो आप लोग सभी कमेंट कर दें जल्दी, इसका तो आंसर सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा। तो मणिपुर की राजधानी निम्न में से कौन सी है। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। कोहिमा है, इम्फाल है, गुवाहाटी है या शिलोंग है। तो बताएंगे सही आंसर। तो मणिपुर की जो सही राजधानी है वो इम्फाल है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर भी होगा। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, इसका आंसर मैंने आपको एक बार और बताया है। तो आप लोग आज जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देखते ही कमेंट कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी स्टूडेंट जरा कमेंट करके बताएं कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जगह टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक बार सभी स्टूडेंट जरा ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन्स है। एस्पिरिन या एलएसडी या कोर्टेक्स या इंसुलिन। तो निम्नलिखित में से एक हार्मोन्स है, तो आपको उस ऑप्शन का चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो एस्पिरिन है या एलएसडी है या कोर्टेक्स है या इंसुलिन है। तो एक हार्मोन्स है इन चारों ऑप्शनों में, तो उसका चयन आपको करना है क्वेश्चन नंबर 24 में। तो ऑल स्टूडेंट आप जल्द से जल्द उसको ऑप्शन का चयन करें जो हार्मोन्स है। तो आपसे पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो हार्मोन्स कहलाता है। तो आप सभी लोग जरा कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन जैसे कि आप जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। तो एक्सपेरिन था, एलएसडी था और कोर्टेक्स था और एक इंसुलिन था। तो ये हार्मोन्स है। ऑप्शन ध्यान रखना है, एक हार्मोन्स है इंसुलिन, बाकी नहीं है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो वेरी गुड क्वेश्चन है और स्टूडेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं अपना नाम लिख देता हूँ इस क्वेश्चन पे, और आप किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं कि यह प्रश्न एग्जाम में आया या नहीं आया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये ऐसा प्रश्न है और स्टूडेंट कि जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर यकीन ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मालूम करिए, स्टेटस पर लगाइए कि हाँ ये प्रश्न एग्जाम में आया है या नहीं आया है। तो एक कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा देखेंगे ऑप्शन।
तो ओणम के महोत्सव पे जो त्यौहार मनाया जाता है उत्तर और केरल में, तो कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो बैलों की दौड़ है, सर्प नौका दौड़ है, मुर्गा की लड़ाई है, उपयुक्त सभी हैं। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्प नौका दौड़, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, सर्प नौका दौड़ हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाइटमैन कप, निम्नलिखित किस व्हाइटमैन कप किस निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट है, गोल्फ है, टेनिस है, हॉकी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होने वाला है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो व्हाइट मैन कप किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा टेनिस। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? टेनिस हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख करता है? तो क्वेश्चन 27 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख करता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए ई और अनुच्छेद 51 का सी और अनुच्छेद 51 का डी। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो एक बार और प्रश्न पढ़ लेंगे, ये प्रश्न क्या कह रहा है? तो हमारे संविधान में निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का उल्लेख करता है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो एक बार सभी स्टूडेंट जरा कमेंट करके बता देंगे कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। और स्टूडेंट देखो इनमें सारे अनुच्छेद एक से दे रखे हैं मगर उसके आगे बी ई सी डी लिख रखा है। तो बताएंगे सही आंसर कौन सा होने वाला है स्टूडेंट? चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन कमेंट करते रहें और पढ़ते रहें मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर हम इस टाइम तैयारी कर लेंगे तो हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि तैयारी ही एक ऐसा साधन है जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप तैयारी नहीं करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग सभी जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन, इसका आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए सी। तो ध्यान रखना ऑप्शन 51 का ए और सी, ठीक है, 51 ए सी। नेक्स्ट ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक बार सभी स्टूडेंट जरा कमेंट करके बताएं कि मेडल है, लेमार्क है, डार्विन है या डी ब्रिज है। तो बताएंगे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है? सभी स्टूडेंट जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होने वाला है? आप लोग सभी जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है एक बार आप भी कमेंट करें सभी लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन हो जाएगा क्वेश्चन। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं स्टूडेंट। ये कह रहा है एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? तो पहला ऑप्शन है यह बसा को अम्ल में बदल देता है। दूसरा ऑप्शन है यह वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है।
और तीसरा ऑप्शन है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और यह स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। तो एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ बने हुए हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर सभी लोग कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 39 नहीं 29, सॉरी 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होने वाला है वो स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग सभी जानते हैं कि एंजाइम पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो ये है कि यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट कि एंजाइम पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है। तो यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। थोड़ा नंबर कटे हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए धोखा हो गया था अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 के निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है? तो निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है? वेंजोपायरिन, हाइड्रोकार्बन, या क्लोरोफॉर्म कार्बन, या अल्ट्रावायलेट रेडिएक्शन। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होने वाला है कि कौन ओजोन छिद्र को बनाने में सहायक है? तो बेंजोपायरिन, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होने वाला है? तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर सभी लोग जानते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही कमेंट करते रहे करें और बने रहे मेरे साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? तो किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परिवर्तित हो जाएं तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन है काला है, सफेद है, भूरा है, या अस्पष्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर यानी किसी वस्तु की सतह पर सफेद प्रकाश की किरण पड़ती है, अगर सभी रंग परिवर्तित हो जाए तो सतह का रंग क्या दिखेगा? तो सभी रंग परिवर्तित हो जाएंगे तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? तो आप समझ गए होंगे कि सतह कैसी दिखेगी, तो कमेंट कर देंगे काली, लाल, सफ़ेद, भूरा, या स्पष्ट। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 5 बोल दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इन चारों ऑप्शन में से ही आंसर चूज करना है कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बता दें कि क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद। वेरी गुड स्टूडेंट, जिन्होंने आंसर सही दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, ऐसे ही पढ़ते रहे स्टूडेंट, रोज ऐसे ही बने रहे मेरे साथ। और 50 प्रश्न कराता हूँ रोज, और ऐसे ही 50-50 प्रश्न से ही इकट्ठा भर लोगे आप लोग, बस पढ़ने वाला होना चाहिए मेरे साथ। तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? अकबर, बाबर, जहांगीर, या शाहजहां। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि भी था? तो एक बार कमेंट कर दें क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट कमेंट किया करें अच्छे से, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूं कि आपको कितना प्रश्न आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से कौन एक कवि था। तो आप लोग सभी जानते हैं अकबर है, बाबर है, जहांगीर है, शाहजहां है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार जरूर कमेंट करें। तो 32 का जो सही आंसर होने वाला है वो है बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, रतौंधी की बीमारी निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो रतौंधी की बीमारी विटामिन निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए।
तो स्टूडेंट इसका आंसर सभी बच्चे बताएंगे जल्दी, मैं आपका इंतजार करूंगा। जितने बच्चे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं एक बार इस प्रश्न का आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, और बता दें क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर सर ये होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर सभी लोग कमेंट कर दें अच्छे से। देखिए पूरा प्रश्न देखिए आप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा, विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन एक तारा वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तारा वाला बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या हो जाएगा, तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है, वायलिन, बांसुरी, वीणा या गिटार। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होने वाला है, आप लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन एक तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो वायलिन है, बांसुरी है, बीड़ा है, गिटार है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो वायलिन में ध्यान रखना है तार होता है या नहीं होता, वीणा में तार होता है या नहीं होता, या गिटार में तार होता है या नहीं होता, और बांसुरी में तो आपको पता है कि तार दूर दूर तक भी नजर नहीं आता। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको देखते ही नजर आ जाएंगे आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम आया है ये प्रश्न भी। और जो स्टूडेंट को यकीन नहीं हो तो ध्यान रखना, चलिए, जो ये कहते हैं कि अभी से एग्जाम में नहीं आएंगे तो स्टूडेंट वही धोखा खाते हैं। तो आपको सभी प्रश्न पढ़ के जाने हैं स्टूडेंट। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर करिए। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो पहला प्रश्न ऑप्शन है आर्गन, दूसरा है फ्रियोन, और तीसरा है हीलियम, और चौथा है एसिटिलीन। तो बताएंगे कौन से गैस का उपयोग हम कृत्रिम रूप से पकाने के लिए करते हैं फलों को। तो आर्गन है, फ्रियोन है, या हीलियम है, या एसिटिलीन है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में जो प्रयोग की जाती है गैस, उसका नाम है, क्या नाम है स्टूडेंट, आप लोग सभी जानते हैं, एसिटिलीन है। क्या नाम है, एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, यानी कि स्थित थी। तो बताना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सरस्वती है, सिंधु है, व्यास है, रावी है। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। तो सरस्वती, सिंधु, व्यास, रावी। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर कमेंट करो स्टूडेंट जल्दी। सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, जितने भी मेरे साथ बने हुए हैं एक बार सभी कमेंट करें, और स्टूडेंट रोज पढ़ा करें 8 बजे से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, रवि हो गया, रावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रावी हो जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मर्केटा मडेर का कप किस खेल से संबंधित है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है। मडेर का कप किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेनिस है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि मडेर का कप किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार आप लोग सभी कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट, फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। देखो क्वेश्चन या फ़ारेनहाइट में पूछा है, कल सेल्सियस में पूछा था 3-4 दिन पहले। तो अब बताना है कि मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो ये है 96.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सभी लोग बता देंगे, मुझे उम्मीद है। तो आप लोग कमेंट करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर। और मेडरकर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, किससे फुटबॉल से था। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट है, तो हमारा 38वां प्रश्न है इस टाइम, और 38 प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कर दें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ध्यान रखना उस टाइम वेरी मोस्ट क्वेश्चन था ये भी। और अगर सेल्सियस में पूछता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछता है तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न। वाओ, कितना गजब क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन रीजनिंग का प्रश्न आ गया है यहाँ पे। और रीजनिंग के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देते हैं? तो बताइए ऑप्शन। तो मैंने आपको एक बात बताई थी ऑप्शन, कि जो अक्षर हमारा इस तरह का लिखा हुआ है और इसे हम बीच में से काटते हैं, जो दोनों तरफ को बराबर दिखता है, तो वो हमारे मिरर इमेज में नहीं बदलता। तो ध्यान रखना ऑप्शन, ठीक है। तो दर्पण में देखने पर अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक जैसे दिखाई देंगे? तो अब ये अंदाज़ा लगा लेना कि जिसको हम इस लंबे लंबा काटेंगे और लंबत रूप में काटने पर जो दोनों तरफ को बराबर हो, ठीक है, तो वो हमारा कभी भी दर्पण में बदलेगा नहीं। और जैसे ये डी है, अगर डी को हम ऐसा काटेंगे दोनों तरफ को बराबर है, कहीं नहीं है ना। हाँ, अगर डी को हम इस तरह से काटते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, तो आप ये हमारा जो है दोनों तरफ को बराबर है, तो ये जल प्रतीन में नो चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे लेटर होते हैं जो दलपट प्रतीन में नो चेंज है, ये ऐसे लेटर दलपट प्रतीन में नो चेंज होते हैं, ये हमारे किस में नो चेंज होते हैं, जैसे एम है। अगर एम को हम इस तरह से काटते हैं लंबत, तो ये दोनों तरफ को बराबर है, और जब दोनों तरफ को बराबर है तो ये दर्पण प्रतिबिंब में नो चेंज कहलाएगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि ऐसे दर्पण प्रतिबिंब देखने पर अंग्रेजी वर्ड में कितने अक्षर होते हैं जो दर्पण में नो चेंज नजर आते हैं। तो मैंने आपको तरीका बता दिया उस टाइम। अगर कभी भी मिरर इमेज का ऐसा कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, क्योंकि आपको पता है कि हम रीजनिंग तो आपको पढ़ाते ही हैं, ठीक है, और ये हम आपको एक नॉलेज की तरह में जीएस को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मगर आपको हमें पता है कि हम रीजनिंग के शहंशाह है उस टाइम, ठीक है, तो रीजनिंग के बादशाह कहलाते हैं हम, ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते हैं इस बात को। तो चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ थे, तो इसने पूछा है, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी कि जो इस तरह से काटने पर, लंबत काटने पर जो नो चेंज होता है तो दर्पण में, और जो इस तरह से काटने पर, लाइन की तरह से काटने पर जो नो चेंज होता है, जैसा डी है, डी को हमने काटा तो जो नो चेंज है, तो वो हमारा जल प्रतिदिन में हमारा नो चेंज दिखता है। तो इन्होंने पहले पूछा है कि दर्पण में देखने पर कितने अक्षर नो चेंज होते हैं। तो अब आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, तो जल्दी आंसर बताएं, मैं आपका इंतजार करूंगा। कि इसका पहला ऑप्शन है 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। अब तो हिसाब भी लगा लिया होगा आपने। तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना है। किस पे आ गए? क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं, और ये पूछ रहे हैं कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है। तो ऑप्शन है तांबा, सिल्वर और जिंक, तांबा, निकेल और जिंक, और तीसरा ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ तांबा, टिन और जिंक, और तांबा, निकेल और जिंक। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आपको चार ऑप्शन दिखा दिए मैंने अब। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देख लीजिए। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, ये पूछा था। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है स्टूडेंट, आप लोग बताएंगे। तांबा, सिल्वर और जिंक का है, तांबा, निकेल और जिंक का है, तांबा, टिन और जिंक का है, तांबा, निकेल और जिंक का है। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर एक बार कमेंट करें अगर आपको पता है, तो नहीं पता है तो अभी आंसर बताऊंगा, अच्छे देखना, ठीक है। चलिए,
तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि जर्मन सिल्वर जो किसका मिश्र धातु है, तो वो है तांबा, निकल और जिंक का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है। तो निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है, ये बताना है आपको। तो पहला प्रश्न है सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से कौन एक कठोर धातु है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट अगर आप जानते हैं कि कठोर धातु किसे कहते हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कठोर धातु कहलाता है। कमेंट करिए स्टूडेंट, सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हैं, मात्र हमारे 9 प्रश्न और बाकी हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये कठोर धातु है। नेक्स्ट है, दिनार कहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 42, दिनार कहाँ की मुद्रा है। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे दिनार कहाँ की मुद्रा है। चीन की, इराक की, ब्राजील की, थाईलैंड की। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा। और स्टूडेंट हर रात 8 बजे आपको मैं एक नया टॉपिक कराता हूँ, आप लोग जरूर जुड़ा करें मेरे साथ। जो स्टूडेंट तैयारी के मूड में है सिर्फ वही जुड़ें, बाकी जो बच्चे अभी तैयारी के मूड में नहीं है वो ना जुड़ें। तो दिनार कहाँ की मुद्रा है आप सभी लोग जानते हैं। तो एक बार कमेंट जरूर करें कि मैं इसका सही आंसर देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को दोबारा बताएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इराक। क्या हो जाएगा? इराक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है दिनार जो वहाँ की मुद्रा है वो इराक की मुद्रा है दिनार। तो इसी बात पर आप एक क्वेश्चन और बताइए कि सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है। सऊदी अरब की मुद्रा का नाम बताइए। तो अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करें सऊदी अरब की मुद्रा का नाम क्या है, या सऊदी की मुद्रा का नाम बता देंगे स्टूडेंट क्या होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, कमेंट का इंतजार करूंगा, कमेंट कर देना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43 कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 15/8/1947 को, 30/1/1948 को, 26/11/1949 को, 26/1/1950 को। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो 15/8/1947 है, 30/1/1948 है, 26/11/1949 है, 26 जनवरी 1950 है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान कब लागू हुआ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और स्टूडेंट मैं आपको 5 सेकंड के देता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऐसी ऑप्शन घुमा के मिलते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, यूपीएससी का विस्तृत रूप है। ऑप्शन कितना अच्छा प्रश्न पूछा है। तो यूपीएससी का विस्तृत रूप क्या है। यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन ऑफ प्राइवेट सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनाइटेड प्राइवेट सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी का विस्तृत रूप क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके मुझे बताएं कि यूपीएससी का विस्तृत रूप क्या होगा। तो यूपीएससी का विस्तृत रूप आप लोग अगर जानते हैं तो जरूर कमेंट करें कि यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, यूनियन ऑफ प्राइवेट सर्विस कमीशन होगा, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, या यूनाइटेड प्राइवेट सर्विस। वेरी मोस्ट क्वेश्चन
मजाक मत सोचने इस प्रश्न को, ठीक है। यूपीएससी है और यूपीएससी का विस्तृत रूप पूछा आपसे, पूछ सकता है, उसकी मर्जी है, कुछ भी पूछ सकता है स्टैंड पेपर में, तो ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ जाओगे तो कोई जिम्मेदारी थोड़ी नहीं है उसकी, कुछ भी आयोग की, ठीक है। तो आप लोग बताएं इसका आंसर, अगर आपको पता है तो करिए कमेंट। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। जिन बच्चों ने आंसर सी बताया है उनका सही है, और जिन्होंने अभी सी तक नहीं पहुंचे हैं तो उनका नहीं आंसर सही। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ध्यान रखना, यूपीएससी का जो विस्तृत रूप है या फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ध्यान रखना, अगर को आप कभी भी ये प्रश्न गलत नहीं होगा तो स्टूडेंट पढ़ने का फायदा। नेक्स्ट है, भारत में 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया जाता है। तो भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में 1 रुपये का नोट और सिक्का, नोट भी और सिक्का भी, एवं 50 पैसे का सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 50 पैसे का सिक्का तो अब शायद नहीं आ रहा है, मगर पूछ लिया गया है क्योंकि यह भी उसी के द्वारा जारी किया जाता है, क्योंकि एक ही प्रश्न है। आपके ज़माने में तो होगा क्वेश्चन, 25 पैसे भी होंगे आपके ज़माने में, तो 4 आने नहीं होंगे, 4 आने, 5 आने, 6 आने, ये नहीं होंगे क्वेश्चन। बाकी ये सभी होंगे, 50 पैसे भी होंगे, 25 पैसे भी होंगे। और स्टूडेंट यहाँ पे एक बात बताना मुझे कि 1 रुपये में कितने आने होते हैं। 1 रुपये में कितने आने होते हैं, अगर कोई भी बच्चा जानता है तो कमेंट करें। 1 रुपये में कितने आने होते हैं, एक जरूर कमेंट करें क्वेश्चन अगर आपको पता है कि 1 रुपये में कितने आने, क्या पूछा है, आने, कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा। ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा हो जाएगा, भारत सरकार नहीं, केंद्र सरकार द्वारा। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कि केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, मशहूर लिंगराज मंदिर के शहर में स्थित है। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन हो स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट है कि मशहूर लिंगराज मंदिर के शहर में स्थित है। भोपाल है, भुवनेश्वर है, कोलकाता है, उज्जैन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो मशहूर लिंगराज मंदिर के शहर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होने वाला है, एक बार आप लोग कमेंट कर देंगे कि सही आंसर क्या होने वाला है। तो मशहूर लिंगराज मंदिर जो है वो किस शहर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, कोलकाता में है या उज्जैन में है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में है। कहाँ है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो निम्नलिखित में से एक कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, मधुमेह है, यक्ष्मा हो, टीबी है, चेचक है, हैजा है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होने वाला है, कि कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा, जो संक्रामक रोग नहीं है वो मधुमेह है, जो डायबिटीज भी कहते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, जिगर है, गुर्दा है, फेफड़े है, अग्नाशय है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है। इसका आंसर सभी स्टूडेंट देंगे मुझे कि बताएंगे इसका सही आंसर, क्योंकि आप लोग इतना जानते हैं तो कमेंट जरूर करेंगे।
वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो गुर्दा हो जाएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना है, गुर्दा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 के। चल 2 प्रश्न और बचे हैं, स्टूडेंट जुड़े रहे मेरे साथ। और क्वेश्चन नंबर 49 का और 50 का आंसर जरूर बताएं। तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टूर नामक कार्टून बनाया था? गट्टू नामक कार्टून बनाया। ऑस्टन, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था ही पीछे, कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण हैं, जो कंपनी, किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? ओनिडा, निरमा या एक्शन पेंट्स या अमूल? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जरूर कमेंट करें ऑस्टन, अगर आपको पता है तो प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण ने किस कंपनी के लिए गट्टू नामक कार्टून बनाया था? तो इसका सही आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा उस आप सभी जानते हैं, वो जगह एशियन पेंट्स के लिए। किसके लिए? एशियन पेंट्स के लिए बनाया था, ठीक है, ध्यान रखना। और आज का लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है और स्टूडेंट, और इसका आंसर बता के आप लोग आराम से अपना एंजॉय करना फिर। तो अगला लास्ट प्रश्न है हमारा कि संवेग का ऐसा ही मात्र है। और स्टूडेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक बार जरूर कमेंट करें। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है जूल और चौथा है किलोग्राम मीटर। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, एक बार जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन जल्दी, कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, जूल है, किलोग्राम है, किलोग्राम मीटर। तो संवेग का जो एसआई मात्रक होता है, वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, गजब, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये थे हमारे महत्वपूर्ण आज के 50 प्रश्न। तो आप लोगों को कैसे लगे एक बार जरूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर कोई न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना स्टूडेंट, और फुल एंजॉय करना अब हैप्पी दिवाली का, ठीक है। अगर अब भी आपके पास कोई दिवाली है तो आप फुल एंजॉय करें। एक बार ये कमेंट करके बताएं स्टूडेंट सभी कि आपने इस दिवाली पर कितने रुपए खर्च किए पटाखों में। बिल्कुल सही सही कमेंट करना स्टूडेंट, सही सही बिल्कुल। और ये बताओ कि आपने जो इस दिवाली पर कितने रुपए खर्च किए हैं, कितने रुपए के आप पटाखे लाए हैं, कितने रुपए के आपने पटाखे फोड़े हैं, बताइए ज़रूर कमेंट करके। और अब भाई दूज आने वाली है उस स्टैंड, उसमें कितने रुपए अपनी बहनों को देने वाले हो। जो काम ज़रूरी है वो किया करो स्टूडेंट, ये फालतू के काम नहीं करने हैं, जो काम ज़रूरी है उसे किया करो सिर्फ, ठीक है, कि पटाखे फोड़ रहे हैं, फिजूल की खर्ची कर रहे हैं। चलिए, हाँ, प्रोग्राम आपका त्यौहार है, आप सही से मनाइए उस टाइम, मगर इतना भी बेफजूल खर्च ना करना कि जो माँ बाप देखते रह जाएं। चलिए उस टाइम आज के लिए इतना ही। वो आप सब मैच्योर हैं, सब जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। और शायद सभी को गुड नाइट, शब खैर, गुड नाइट, टेक केयर। और स्टैंड अपना ध्यान रखना और अच्छे से रहना, ठीक है। कल मिलते हैं फिर 8 बजे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट। एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप सब लोग कैसे हैं। और रात के 8 बज चुके हैं और हम सभी लोग लाइव हैं। चलिए स्टूडेंट, मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ
जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और स्टूडेंट रीजनिंग में हम जो एक टॉपिक पढ़ते हैं एनालॉजी। कौन सा पढ़ते हैं? एनालॉजी। तो एनालॉजी में प्रश्न जो बनते हैं वो हमारे राजधानी राज मुद्रा से ही बनते हैं, कल्चर से ही बनते हैं, यानी कि तरह तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उसी बात को हमने ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट आप लोगों के लिए एक आलीशान PDF तैयार की है। और वो आलीशान PDF ये है कि आपको हर देश की राजधानी, हर देश की मुद्रा आपको प्रोवाइड करा दी जाए। उसके बाद में ऐसे ही हम चलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे और हम देखते रहेंगे। तो स्टूडेंट सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्वेश्चन सुनने हैं और आंसर सुनने हैं, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी जैसे ही हम अगले प्रश्न अगली आपको PDF लेकर आएंगे, ठीक है, तो हम आपको रीजनिंग की जो नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे आपके लिए यूट्यूब चैनल पर दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर, तो उसमें आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस वीडियो के तुरंत बाद भी हो सकती है कि 20 क्वेश्चन की क्लास या कल के दिन को होगी, ठीक है। तो ये हमारा रीजनिंग का पहला टॉपिक है एनालॉजी, और हम इसको पढ़ने जा रहे हैं आज। जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज आपको मिलने वाली है स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए बहुत ही वेरी गुड क्लास होने वाली है स्टूडेंट। चलिए, तो हमारा जो पहला पोर्शन रहेगा वो रहेगा विश्व के प्रमुख देश, राजधानी और उनकी मुद्रा। और स्टूडेंट मेरे कहने से एक बार लास्ट तक जरूर देख लेना। मेरे कहने से स्टूडेंट अगर आपने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी जब आप प्रैक्टिस लगाओगे। चलिए, तो एक तरफ देश का नाम है, राजधानी है और मुद्रा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो हमें एक तरफ मिलेगा देश, एक तरफ राजधानी। तो पहले मिलेगा देश, फिर मिलेगा राजधानी, और फिर मिलेगी हमें मुद्रा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ मुद्रा है, यहाँ राजधानी है और यहाँ क्या है, देश का नाम है, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहले प्रश्न है कि अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है और मुद्रा है अफगानी, क्या है? अफगानी। नेक्स्ट, अल्जीरिया की जो राजधानी है वो है अल्जीरियस, मुद्रा है दिनार। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो है जकार्ता या नुस्तारा, नई राजधानी बनी है, इस रुपया है इसके यहाँ की मुद्रा। इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूशलम और इजरायली नई सेकेल जो है वहाँ की मुद्रा है। इराक जो है वहाँ की जो राजधानी है बगदाद है और ईरानी दिनार वहाँ की मुद्रा है। ईरान की जो राजधानी है वो तेहरान है। कहाँ क्या राजधानी है ईरान की? तेहरान। और वहाँ की मुद्रा का नाम है रियल या तोमान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वह है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और उज्बेकिस्तान सोम वहाँ की मुद्रा है। उत्तरी कोरिया की राजधानी है सियोंगप्यांग और वहाँ की मुद्रा का नाम है वान। ओमान की जो मुद्रा का नाम है वो राजधानी का नाम है मस्कट है और ओमानी रियाल वहाँ की मुद्रा है। कंबोडिया की जो राजधानी है वह है नाम पिन्हे, तो नाम पिन्हे वहाँ की राजधानी है। कंबोडियन रियल वहाँ की मुद्रा है। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वह है अल्माटा, रूबल वहाँ की मुद्रा है। कतर की राजधानी दोहो, वहाँ रियल वहाँ की मुद्रा है। कंबोडिया नाम पे है, रियल वहाँ की मुद्रा है। कीनिया नोरोवी स्टर्लिंग वहाँ की मुद्रा है। इराक की दुर्गिस्तान एविल वहाँ की राजधानी है और ईरानी दिनार वहाँ की मुद्रा है, ठीक है स्टूडेंट। एविल वहाँ की राजधानी है और ईरानी दिनार वहाँ की मुद्रा है। कुवैत शहर वहाँ की राजधानी है और कुवैती दिनार वहाँ की मुद्रा है। कोकोकस और किलिंग द्वीप वहाँ की राजधानी पश्चिम द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर वहाँ की मुद्रा है। क्रिसमस द्वीप मछली कोबुडान वहाँ की राजधानी है और ऑस्ट्रेलिया डॉलर वहाँ की मुद्रा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ऑस्ट्रेलियन एग्जाम में कि क्रिसमस द्वीप की जो राजधानी है वो क्या? मछली कोबुडान है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया डॉलर वहाँ की मुद्रा है। चीन की राजधानी बीजिंग है, युआन रेनमिंची, इसका अगर रेनमिंची भी लगा सकते थे ऑस्ट्रेलियन, युआन लिखा है ना, सिर्फ युआन वहाँ की मुद्रा है, ठीक है, ध्यान रखना। जापान की राजधानी है वो टोक्यो है, ये वहाँ की मुद्रा है। जाम्बिया की जो राजधानी है वो क्या है? लुसाका और क्वाचा वहाँ के मुद्रा है। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है वो है हरारे, क्या है जिम्बाब्वे की राजधानी? ऑस्ट्रेलियन हरारे है और डॉलर वहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रेलियन देखो मेरे कहने से आप लोग जुड़े रहें और पढ़ते रहें, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को 2 से 3 बार पढ़ना है। मैं आपको 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, उसके बाद में आपको पढ़ते रहना जब तक आपको पेपर होगा। जॉर्जिया की राजधानी है वो है टीबिलिसी और जॉर्जिया लारी वहाँ की मुद्रा है। जॉर्डन की जो राजधानी है वह है अम्मान और जॉर्डन दिनार वहाँ की मुद्रा है। ताइवान की राजधानी है ताइपे, डॉलर वहाँ की मुद्रा है। तजाकिस्तान की जो राजधानी है वह है तुशानवा और सोमोनी वहाँ की मुद्रा है।
तुर्कमेनिस्तान की जो है राजधानी वह है अशगाबाद। तो तुर्कमेनिस्तान मनात वहाँ की मुद्रा है। तुर्की वहाँ की राजधानी अंकारा है, लीरा वहाँ की मुद्रा है। थाईलैंड की जो राजधानी है वह है बैंकॉक और थाई वेहत वहाँ की मुद्रा है। दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है वह है प्रेटोरिया और रेड वहाँ की मुद्रा है। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह है सियोल और वान वहाँ की मुद्रा है। दक्षिणी सूडान की जो मुद्रा है वह है, जो राजधानी जूबा है। दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है वो जूबा है, पाउंड वहाँ की मुद्रा है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वह लागोस और नेरा वहाँ की मुद्रा है। नाम्बिया की राजधानी है विंडहॉक और रेड वहाँ की मुद्रा है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, रुपया वहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, रुपया वहाँ की मुद्रा है। पूर्वी तिमोर की राजधानी है दिल्ली और यूएस डॉलर वहाँ की मुद्रा है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, पेशो वहाँ की मुद्रा है। बहरीन की राजधानी है मनामा, बहरीन दिनार वहाँ की मुद्रा है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, टका वहाँ की मुद्रा है। ब्रुनेई की राजधानी है वंद्रा, शेरी वेगवान और ब्रुनेई डॉलर वहाँ की मुद्रा है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, नई रुपया वहाँ की मुद्रा है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, गुलुट्रम वहाँ की मुद्रा है। मंगोलिया की राजधानी है उलानबाटर, तुगरिक वहाँ की मुद्रा है। मकाओ की राजधानी है मकाओ पटाका वहाँ की मुद्रा है। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, डॉलर वहाँ की मुद्रा है। मालदीव की राजधानी है मालदीव रुपया वहाँ की मुद्रा है। माली की राजधानी है मवाको, फ्रैंक वहाँ की मुद्रा है। मिस्र की राजधानी है काहिरा, पाउंड वहाँ की मुद्रा है। मोजाम्बिक की राजधानी है मपूतो, मेटलिक वहाँ की मुद्रा है। मोरक्को की राजधानी है रवात, दरहम वहाँ की मुद्रा है। मॉरिशस वहाँ की राजधानी है पोर्ट लुइस, रुपया वहाँ की मुद्रा है। म्यांमार या बर्मा की राजधानी है पियामाना या कयात वहाँ की मुद्रा है। यमन की राजधानी है शाना और यमनी रियाल वहाँ की मुद्रा है। युगांडा की राजधानी है कंपाला, शिलिंग वहाँ की मुद्रा है। रवाडा की राजधानी है केगाली, फ्रैंक वहाँ की मुद्रा है। लाओस की राजधानी है वियंतियाने, लाओ की वहाँ की मुद्रा है। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली, दिनार वहाँ की मुद्रा है। लेबनान की राजधानी है बेरूत, पाउंड वहाँ की मुद्रा है। वियतनाम की राजधानी है हरनोई, डॉग वहाँ की मुद्रा है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, रुपया वहाँ की मुद्रा है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी, दिरहम वहाँ की मुद्रा है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी रियाल वहाँ की मुद्रा है। साइप्रस की राजधानी है निकोसिया, यूरो वहाँ की मुद्रा है। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुरी डॉलर वहाँ की मुद्रा है। सीरिया की राजधानी दमिश्क, तो सीरिया पाउंड वहाँ की मुद्रा है। सूडान की राजधानी है खार्तूम, पाउंड वहाँ की मुद्रा है। सेनेगल की राजधानी डकार, फ्रैंक वहाँ की मुद्रा है। सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया, रुपया वहाँ की मुद्रा है। सोमालिया की राजधानी है मोगादिश, सीलिंग वहाँ की मुद्रा है। हांगकांग की राजधानी है विक्टोरिया, डॉलर वहाँ की मुद्रा है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे राजधानी और मुद्रा संबंधित प्रश्न। आपको कैसे लगे जरूर बताएं, कमेंट करें स्टूडेंट। और नेक्स्ट ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और चलते रहेंगे। इसमें नोट में लिखा है, इस चीज़ को पढ़ लेंगे कि ईरान की मुद्रा रियल थी, जब अब बदलकर तोमान कर दिया गया था। राष्ट्रीय करेंसी से 4 शून्य हटाने के प्रस्ताव को संसद की ओर से मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ईरान की मुद्रा रियाल थी और जिसे अब बदलकर तोमान कर दिया गया। राष्ट्रीय करेंसी से 4 शून्य हटाने के प्रस्ताव को संसद की ओर से मंजूरी दी गई है। इंडोनेशिया की संसद ने देश की राजधानी को जकार्ता से नुस्तारा स्थापित करने के लिए एक कानून पारित किया था। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो हमारे अगले पॉइंट रहेंगे उस टाइम, हमने 10 मिनट में बहुत सारे प्रश्न पढ़ लिए जिसकी हमने राजधानी और मुद्रा सही पढ़ी है। अब हम 11 मिनट में हम चलते हैं आगे। ये हमने देखा है कि यहाँ पर राष्ट्र देश है और राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक है। ठीक है, तो किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक क्या है, तो वहाँ हमें बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, कंगारू है। भारत का अशोक चक्र है। कनाडा का सफ़ेद लिली है। ईरान का गुलाब का फूल है। पाकिस्तान का चांद तारा है। ब्रिटेन का गुलाब का फूल है। नेपाल का खुरखरी है। जापान का गुल दाऊदी है। बेल्जियम का शेर है। इजराइल का कैडेलिब्रम है। लेबनान का देवदार वृक्ष है। न्यूजीलैंड का कीवी है। श्रीलंका का शेर है। तुर्की का चांद और तारा है। संयुक्त राज्य अमेरिका गोल्डन रोड है। डेनमार्क का समुद्र तट है। जर्मनी का कॉर्नफ्लोवर है। इटली का सफ़ेद लिली है। स्पेन का उकाब पक्षी है। फ्रांस का लिली है। आयरलैंड का सेम रॉक है। रूस का हाशिया तोड़ा है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। हांगकांग का वार्डहीनिया है। नीदरलैंड का शेर है। नॉर्वे का शेर है। आइवरी कोस्ट हाथी है। ठीक है, तो वे थे हमारे
राष्ट्रीय प्रतीक या चिन्ह। अब चलते हैं देश और नाम और राष्ट्रीय खेल। ठीक है क्वेश्चन। तो देखो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर थोड़ा जल्दी में हूँ तो क्वेश्चन एक बार वीडियो और देख लेना, ठीक है। और बहुत स्लो स्लो करके आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर हम आज पढ़ लेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, जिसमें क्लास के अंदर मैं आपको ये पांच चीज़ें बता भी चुका हूँ। हिंट दे दी है मैंने, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको और आपको देखने हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लोगों के लिए, तो आप लोग इसे बने रहिए मेरे साथ और देखते रहें। कहाँ का खेल क्या है, देश का नाम है और राष्ट्रीय खेल है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो बेसबॉल है। इंग्लैंड क्रिकेट है। स्पेन मानव युद्ध सांड युद्ध है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। तो हम स्पेन पे आ चुके हैं, और स्पेन का जो है वो मानव युद्ध है या सांड युद्ध है। जापान का है जूडो। कनाडा का है आइस हॉकी यानी बर्फ पर हॉकी। ऑस्ट्रेलिया है क्रिकेट। रूस है चेस। मलेशिया है बैडमिंटन। चीन है टेबल टेनिस। भारत है फील्ड हॉकी। पाकिस्तान भी फील्ड हॉकी है। ब्राज़ील फुटबॉल है। फ्रांस फुटबॉल है। इंडोनेशिया बैडमिंटन है। भूटान तीरंदाजी है। अफगानिस्तान का है वुजकाशी। और एंटीगुआ और बारबुडा का है क्रिकेट। वेरी मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है, एंटीगुआ और बारबुडा क्रिकेट है। अर्जेंटीना पार्टो है। बांग्लादेश का कबड्डी है और बारबाडोस का क्रिकेट है। बरमुडा का क्रिकेट है और बुल्गारिया का भारोत्तोलन है। चिली का चिली रेडियो है। क्यूबा का बेसबॉल है। हंगरी का वाटर पोलो है। ईरान का कुश्ती है। जमैका का क्रिकेट है। मैक्सिको का चेरेरिया। न्यूजीलैंड का रग्बी यूनियन है। नॉर्वे क्रॉस कंट्री स्काइइंग है। दक्षिण कोरिया ताइक्वांडो है। श्रीलंका वॉलीबॉल है। नेपाल दांडीव्यो है। उरुग्वे फुटबॉल है। कोलंबिया तेजो है। फिलीपींस अर्निश है। एस्टोनिया फुटबॉल है। जॉर्जिया रग्बी यूनियन है। ग्रेनाडा क्रिकेट है। गुयाना क्रिकेट या वाटर पोलो है। आइसलैंड हेडबॉल है। ऑस्ट्रेन वेरी वेरी मोस्ट है। आप लोग बस देखते रहिए क्योंकि आपको पता है कि हमें क्या देखना है, ठीक है। क्योंकि आपके यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजी में, तो आपको ध्यान रखना है। तो आपको दे जाएगा इजराइल का फुटबॉल है, तो बताइए जमेगा क्या है, तो जमेगा क्रिकेट है। ऑस्ट्रेन ये ध्यान रखना। लाटाविया का बास्केटबॉल है। गर्मी आइस हॉकी सर्दी का है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। लिथुआनिया का बास्केटबॉल है। मेडागास्कर गणराज्य का रग्बी यूनियन है। मॉरिशस का फुटबॉल है। मंगोलिया का तीरंदाजी मंगोलियन रेसलिंग घोड़े की दौड़। स्कॉटलैंड गोल्फ है। टर्की आयरल रेसलिंग है। वेल्स रग्बी यूनियन है। वेनेजुएला बेसबॉल है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे उपकरण और कार्य, ठीक है। क्या आते हैं उपकरण और कार्य। तो उपकरण और कार्य को वेरी मोस्ट है क्वेश्चन ध्यान रखना है कि कौन से उपकरण हैं और कौन कौन से कार्य हैं। तो अब हम अगले पैराग्राफ की ओर चलते हैं, और अगला हमारा कार्य जो है वो क्या है, उपकरण और कार्य, ठीक है। उपकरण और कार्य, ठीक है। ध्यान रखना क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे ऐसे प्रश्न शुरू हो रहे हैं जो उपकरण और कार्य से संबंधित होंगे, ठीक है। तो एक तरफ आपका उपकरण का नाम होगा, एक तरफ कार्य होगा। तो पहला है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो होता है वो किस कार्य में होता है, तो वायु योग का मापन, वायु वेग का मापन। अमीटर है विद्युत धारा मापन। सिंजोमोमीटर है भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, सिस्मोमीटर भी कहते हैं, और सिंजमोमीटर भी कहते हैं। ध्यान रखना। ऑसिलोग्राफ है विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने हेतु। अल्टीमीटर है ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र। ऑडियोफोन है श्रवण शक्ति सुधारना। ऑडियोफोन, ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। ऑडियोफोन श्रवण शक्ति सुधारना है। एक्टियोमीटर हो गया सूर्य किरण की तीव्रता को मापने का यंत्र। तो एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता। ऑप्शन ध्यान रखना। एपिडोस्कोप सिनेमा में पर्दे पर चित्र को दिखाना। एपिडोस्कोप होता है सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना, एपिडोस्कोप। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। एक्यूमुलेटर यानी विद्युत ऊर्जा संग्राहक कहलाता है एक्यूमुलेटर। और एरोमीटर गैसों का भार व घनत्व मापक। तो ध्यान रखना, एरोमीटर गैसों का भार व घनत्व मापन। ध्यान रखना। ऑडियोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी बताना। ओडोमीटर जो हमारी दूरी बताता है, ध्यान रखना। एक्सियोरोमीटर
तो वायुयान का वेग मापन। और एपी का यो स्पोक यानी अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाना। ईपीडिया स्कोप फिल्मों का पर्दों पर प्रशिक्षण। एस्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियाँ। डेनियल सेल परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रभावित करने के हेतु। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनामो क्या काम होता है डायनामो का कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डीप सर्किल नीति कोण का मापन। डेक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करने पुनः सुनने वाला यंत्र। ग्रेविमीटर जल में उपस्थित तेल या स्रोतों का पता लगाना। ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र ग्रामोफोन। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का मापन। गर्मूलर परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने हेतु। मैनोमीटर गैसों का घनत्व नापना। माइक्रोटोम्स किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय प्रक्षेपण हेतु विभाजित करता है। मेगाफोन ध्वनियों को दूरस्थ स्थानों पर ले जाना। माइक्रोमीटर अति लघु दूरियां मापना। वेरोमीटर वायुमंडलीय दाब का मापन। वाइनाक्यूलर यानी दूरदर्शी वस्तुओं को देखना। वेरोमीटर वायुदाब का मापन। वोल्टामीटर विभवांतर मापन। बैटरी विद्युत ऊर्जा का संग्रहण। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का अभिलेखन। ऑप्शन ध्यान रखना, कैस्कोग्राफ होता है पौधों की वृद्धि का अभिलेखन, कैस्कोग्राफ। कंप्यूटेटर विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र। क्रोनोमीटर ठीक ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ियां। कंपास दिशा ज्ञान हेतु प्रयुक्त। कैल्पियस छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र। कार्डियोग्राम का कार्य करने बताना। या कार्डियोग्राफ जो होता है, एक तो कार्डियोग्राम की कार्य बताना और एक होता कार्डियोग्राफ। तो कार्डियोग्राफ हृदय का मापन करता है, किसका? हृदय गति का मापन। कैरोलीमीटर ऊष्मा का मापन का कार्य। कैपिलर्स कंपास ध्यान रखना, कैपिलर्स किसका होता है? कंपास कार्य। काइनेस्कोप टेलीविजन स्क्रीन के रूप में। काइनोग्राफ रक्तदाब धड़कन का अध्ययन। काइमोग्राफ होता है रक्तदाब धड़कन का अध्ययन। कार्ब्यूरेटर इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजना, कार्ब्यूरेटर ध्यान रखना ऑप्शन। फोटोमीटर प्रकाश दीप्ति का मापन। फेदोमीटर समुद्री गहराई। सेक्टेट ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु तो सेक्टेट का प्रयोग करते हैं ग्रहों की ऊंचाई जानने हेतु। ध्यान रखना, जो सेक्टेट उपकरण है उसका कार्य क्या है कि ग्रहों की ऊंचाई नापने हेतु। मैनोमीटर धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करना। स्टीरियोस्कोप फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप से दिखाना। स्टेथोस्कोप हृदय व फेफड़ों की गति के अध्ययन हेतु। स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश का अर्धनाक ज्ञात करना। रेन गैज वर्षा की मात्रा का मापन। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखना। रेफ्रेक्टोमीटर यानी माध्यमों के आवर्तनांक ज्ञात करना। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा विकसित ऊर्जा को मापन। रडार वायुयान की स्थिति ज्ञात करना। रडार का कार्य जो होता है स्टैंड आपको सभी को पता है इसके बारे में कि रडार का कार्य जो होता है वो होता है वायुयान की स्थिति ज्ञात करना, ठीक है। रेफ्रिजरेटर विशेषतः खाद्य पदार्थों को ठंडा रखना। रेफ्रिजरेटर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ठंडा रखना। वांडीग्राफ जनरेटर यानी उच्च विभवांतर उत्पन्न करना। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टा में परिवर्तन करने हेतु। टेलीस्कोप दूरदर्शी वस्तुओं को देखने में सहायता यंत्र। टैकोमीटर मोटर वोट व वायुयान का वेग मापन। टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया दर्शाने वाला यंत्र। टेलीप्रिंटर टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र। हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करना। हाइग्रोमीटर वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना। हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि अंकित करना। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापना। परिस्कोप जल के भीतर से बाहरी वस्तु देखना। पायरोमीटर अत्यंत उच्च ताप का मापन। थर्मामीटर ताप मापन हेतु। थर्मोस्टेट ताप स्थायी बनाए रखने हेतु। जाइरोस्कोप घूमते हुए वस्तु की गति का अध्ययन। जीटा शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन। डायलिसिस गुर्दा खराब होने पर रक्त शोधन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं जो हमारे उपकरण और कार्य संबंधित, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब आती है विज्ञान की शाखाएं जो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है कौन कौन सी शाखाएं हैं विज्ञान की। तो एक बार जरूर बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए।
और स्टूडेंट घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड एक ऐसा हवा का झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। और स्टूडेंट अगर आप 5 बार भी जानते हैं तो एक बार और पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उसके अंदर विषय जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएं और उनके अंतर्गत आने वाले अध्ययन। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। क्या पढ़ने जा रहे हैं, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। और इसके अंदर हम पढ़ने जाएंगे अध्ययन। क्या पढ़ेंगे हम, अध्ययन पढ़ेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखना है। तो हम अध्ययन पढ़ेंगे और हम और क्या पढ़ेंगे, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है आर्बोरिकल्चर, यानी कि वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। तो ध्यान रखना है, आर्बोरिकल्चर कहते हैं कि वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान। नेक्स्ट है आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्थोपीडिक्स यानी कि अस्थि उपचार का अध्ययन है। आर्बोरिकल्चर पेड़ उत्पादन संबंधी विज्ञान है। इकोलॉजी जीव व पर्यावरण से बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, यानी कि इकोलॉजी जीव व पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन। एटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी पढ़ते से, तो यह होता है एक्सोटिक्स यानी वह ध्वनि संबंध विज्ञान है, यह ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एकोसिस्टिक्स, तो ध्यान रखना। एपीकल्चर मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन है। एपिग्राफी शिलालेखों संबंधी ज्ञान का अध्ययन। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी मानव एवं ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। एक्रोबेस्टिक्स यानी कि व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा है। यो है व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखा, यह भी विज्ञान। एक्रोबेटिक्स ये दोनों सेम है। नेक्स्ट है एक्रोबेटिक्स, ये भी सेम है। और एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा। एस्ट्रोनॉटिक्स वह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है, यह अंतरिक्ष यानों से संबंधित विज्ञान है। ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। और ओडोंटोलॉजी दांत एवं मछलियों का अध्ययन। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार का व गुणों का अध्ययन। ऑर्निथियोलॉजी पक्षियों का संबंधित अध्ययन। ओलिवियोकल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन। ओलेरिकल्चर सब्जियों का व्यापारिक कृषि। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। ओरोनिकल्चर स्वप्नों का अध्ययन। ओनिरोली यानी स्वप्नों का अध्ययन। कार्डियोलॉजी हृदय की संरचना दूसरी कार्यविधि का अध्ययन। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिकों के से कैंसर का उपचार किया जाता है। कैलोलॉजी तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के अध्ययन, तो ध्यान रखना कॉस्मोलॉजी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कॉस्मोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्मोलॉजी, तो दोनों ही सेम है स्टूडेंट, वो लॉजी है तो ब्रह्मांड के जन्म विकास और विलोपन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी में। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक्स निम्नता वस्तु गुणों के अन्य परिघटनों का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण प्रक्रिया का अध्ययन। ट्राइवोलॉजी घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन। न्यूमिस्टोमेटिक्स पुराने सिक्कों का अध्ययन। न्यूमरोलॉजी अंकों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिकाओं या नाड़ी का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। या पीसीकल्चर मछलियों व व्यावहारिक उत्पादन का अध्ययन। पेडागोजी अध्यापन कला का अध्ययन। पोडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक कारण उपचार आदि का अध्ययन। पैरालॉजी स्पंजों का अध्ययन। पेलियोंटोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों फूलों का अध्ययन। फाइग्लोलॉजी शैवालों का अध्ययन। फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोलों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि। बायोकेमिस्ट्री जीव शरीर की रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन संबंधी विज्ञान की शाखा। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोलॉजी फफूंद एवं संबंधी विषयों का अध्ययन। मार्फोलॉजी जीव एवं भौतिक विज्ञान जगत की आराकी के अध्ययन। मिनेरलॉजी खनिजों का अध्ययन। मेंटेरोलॉजी वातावरण एवं संबंधी विषयों का अध्ययन। मेमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा। तो मेमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने वाली चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। और मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। और मेरिकल्चर समुद्र जीवों का उत्पादन।
मेफोलॉजी पौधों की बाहरी संरचना का अध्ययन। मोलिक्यूलर आणविक स्तर पर जीवों की संरचना कार्य का अध्ययन। और वायोलॉजी इसमें आता है मोलिकुलर वायोलॉजी, ठीक है ना, आणविक स्तर जीवों की संरचना कार्य का अध्ययन। नेक्स्ट है लिथोलॉजी, चट्टानों एवं पत्थरों के संबंधी विषय का अध्ययन। विटिकल्चर, अंगूर की खेती का अध्ययन। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन। साइटोनेजेनिक्स, जीव कोशिका और उसके आनुवंशिक विशेषता का अध्ययन। साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन। साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, वन्य कृषि का अध्ययन। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन का अध्ययन। शोरिकलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। हाइड्रोपोथी, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। हाइड्रोपैथी। हार्टिकल्चर, फल फूल सब्जियों उत्पादन का अध्ययन। हिप्रोलॉजी, निद्रा एवं संबंधित विषय का अध्ययन। हिस्टोलॉजी, शरीर के ऊतक में संबंधित विषय। हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी, रक्त एवं संबंधित विषय का अध्ययन। हीलियोलॉजी, सूर्य का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर, फल फूल व साग सब्जी उगाने बाग लगाने या पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन, यानी फल फूल व साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर। तो ध्यान रखना स्टूडेंट। और नेक्स्ट है होलोग्राफी, लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक वैज्ञानिक विधि, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है विश्व की शीर्ष समाचार एजेंसी। दुनिया भर में कुछ समाचार एजेंसियां हैं। एसोसिएटेड प्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका, राइटर्स यूनाइटेड किंगडम, इंटर प्रेस सर्विस इटली है। ध्यान रखना उस टाइम। दुनिया भर में अगर आपसे पूछता है उस टाइम ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ी बात बता देता हूँ आपको। जैसा पूछता है एसोसिएटेड प्रेस, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की है। राइटर्स यूनाइटेड किंगडम की है। इंटर प्रेस सर्विस इटली की है। एजेंसी फ्रांस प्रेस, ये फ्रांस की है। नेक्स्ट प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की है। ऑस्ट्रेलिया मॉनिटरी प्रेस ऑस्ट्रेलिया की है। यूनाइटेड प्रेस संयुक्त राज्य अमेरिका की है। टास रूस की है। बीसीसी यूनाइटेड किंगडम की है। मलेशिया राष्ट्रीय समाचार एजेंसी मलेशिया की है। और एसोसिएटेड इजराइल प्रेस इजराइल की है। समाचार भारती भारत की है। अंतरा इंडोनेशिया की है। अब आता है आपको क्वेश्चन दस्तावेज और देश एवं समय क्षेत्र। तो व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र ब्रिटेन एवं भारत की सरकारी रिपोर्ट है। येलो बुक फ्रेंच सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ग्रीन बुक इटली व ईरान सरकार की रिपोर्ट व प्रकाशन है। ग्रे बुक जापान तथा बेल्जियम सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन है। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट, उसे बोलते हैं ज्वाइंट पेपर। तो दो या दो से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट। हाइट पेपर पुर्तगाल चीन में जर्मनी भारत की रिपोर्ट का प्रकाशन है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट या प्रकाशन। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो ऑरेंज बुक नीदरलैंड देश के द्वारा प्रकाशित सरकार की रिपोर्ट होती है। भारत का सरकारी दस्तावेज क्या है? तो भारत का सरकारी दस्तावेज व्हाइट पेपर श्वेत पत्र है। येलो बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? येलो बुक फ्रांस की सरकारी दस्तावेज है। ज्वाइंट पेपर क्या है? दो या दो से अधिक सरकारों से संयुक्त रिपोर्ट ज्वाइंट पेपर कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, ये चीज़ आपने पढ़ ली है। राजधानी और संसद और पढ़ लेते हैं एक बार। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, इसकी संसद 16 है। अल्बानिया की राजधानी तिरान है, इसकी यानी संसद की जनसभा। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। नेशनल पीपल्स असेंबली इसकी संसद का नाम है ऑस्ट्रेन। तो ध्यान रखना, एक बार हम इसमें राजधानी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? राजधानियाँ। और एक देख रहे हैं हम इसमें संसद, क्या देख रहे हैं? संसद। और एक देख रहे हैं इसमें देश, तो देश शुरू में है, फिर राजधानी है, फिर संसद है। तो ऐसे ही हम आगे पढ़ते रहेंगे उस टाइम। एंडोर की जो राजधानी है वो क्या है? एंडोर व केवेला। और सामान्य परिषद इसकी यानी संसद का नाम है। अंगोला की राजधानी है लुआंडा। नेशनल पीपल्स असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। नेशनल कांग्रेस यहाँ की संसद का नाम है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा। संघीय संसद यहाँ की संसद का नाम है। ऑस्ट्रेलिया वियना। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद का नाम है। आज़रबाईजान यहाँ की राजधानी है बाकू। मिली मजलिस यहाँ की संसद का नाम है। ब्रह्मा नाउश तो साधारण सभा है यहाँ की। बहरीन की मनामा है राजधानी, और सलाहकार परिषद वहाँ के संसद का नाम है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। जटिया संसद वहाँ की संसद का नाम है। वेलमोपान वहाँ की राजधानी है। नेशनल असेंबली वहाँ की संसद का नाम है। भूटान थिम्पू और सोगडू वहाँ की संसद का नाम है।
बोलीविया शुक्रे नेशनल कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है। बोत्सवाना गोवरोन नेशनल असेंबली वहाँ की संसद का नाम है। ब्राजील ब्रासीलिया नेशनल कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है। ब्रिटेन लंदन संसद हाउस ऑफ कॉमर्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ब्रुनेई वदरसेरी वेगनाम वहाँ की है नेशनल असेंबली वहाँ की संसद का नाम है। बुल्गारिया सोफिया नरोदनो शब्रानी वहाँ की संसद का नाम है। कंबोडिया नोम पेहे असलम नेशनल असेंबली वहाँ की संसद का नाम है। कनाडा ओटावा संसद वहाँ की संसद का नाम है ओटावा, ठीक है, राजधानी ओटावा है और संसद है संसद। तो नेक्स्ट है चीन बीजिंग नेशनल पीपल्स असेंबली वहाँ की संसद है। कोलंबिया है बोगोटा और कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है। कोमोरोन मोरोनी वहाँ की राजधानी है और विधान परिषद और सीनेट वहाँ की संसद का नाम है। कोस्टा रिका तो सेन होजे वहाँ की राजधानी है और विधान परिषद और सीनेट वहाँ की संसद का नाम है। क्रोएशिया जगरेब शाबिर वहाँ की संसद का नाम है। क्यूबा हवाना पीपल्स पावर की नेशनल असेंबली वहाँ की संसद का नाम है। डेनमार्क की राजधानी है कोपहेंस और वहाँ की संसद का नाम है लोकगीत। क्वेश्चन ध्यान रखते रहें और पढ़ते रहें। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रश्न देखने हैं, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनते रहेंगे और बस पढ़ाते रहेंगे कि हाँ प्रश्न कैसे हैं। तो एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने प्रश्न पढ़ लिए और अभी कितनी मिनट आपको हुई हैं। नेक्स्ट है ईस्ट तोमर दिल्ली यहाँ की राजधानी है और संविधान सभा वहाँ की संसद है। इक्वाडोर क्वेंटो वहाँ की राजधानी है और नेशनल कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है। मिस्र काहिरा जनसभा वहाँ की वो है संसद। अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर वहाँ की राजधानी है, विधानसभा वहाँ की संसद का नाम है। इथोपिया अदीश अबाबा वहाँ की राजधानी है, संघीय परिषद और प्रतिनिधि सभा वहाँ की संसद का नाम है। फिजी द्वीप समूह शुबा वहाँ की राजधानी है और सीनेट और प्रतिनिधि सभा वहाँ का यानी कि संसद का नाम है। फिनलैंड हेलिकेस्टर, ठीक है, तो ध्यान रखना। एडुस्टुकुटा संसद का नाम है। फ्रांस पेरिस असेंबली का नाम है। जर्मनी बर्लिन वुडगेस्टोक निचला सदन और बुदेशरात उच्च सदन है, ठीक है, ध्यान रखना संसद का नाम। ग्रेट ब्रिटेन लंदन तो संसद का नाम संसद है। यूनान एथेंस एथियोनी के चैम्बर। गुयाना जॉर्ज टाउन और नेशनल असेंबली, ध्यान रखना। हंगरी बुडापेस्ट नेशनल असेंबली वहाँ की संसद है। आइसलैंड रिकजेविक सब कुछ वहाँ की संसद का नाम है। भारत नई दिल्ली संसद। इंडोनेशिया जकार्ता पीपल्स कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, ठीक है, ध्यान रखना। ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न और क्वेश्चन। आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो आपको कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करें। आइए विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी अन्य क्रांतियों के बारे में जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो क्रांति का नाम है, एक तरफ क्षेत्र है और तथ्य है। तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, इसके कारण गेहूँ और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित की शुरुआत 1964 से 65 में हुई, जिसके आगे ऑपरेशन फ्लड कहा गया। पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहनों फसलों से उत्पादन से बढ़ाने के लिए है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। नीली क्रांति यानी मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी नीली क्रांति। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बन गया था। गुलाबी क्रांति यह प्याज और झींगा मछली के संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादन देश बन गया है। नेक्स्ट है काली क्रांति। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है और पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है धूसर क्रांति। उर्वरक उत्पादन से वृद्धि का लक्ष्य है, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। रजत क्रांति। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति है। भारत में मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। सुनहरी क्रांति। इसका संबंध बागवानी उत्पादन से वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन इसके शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। इंद्रधनुषीय क्रांति। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है इंद्रधनुषीय क्रांति में। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था। इसमें इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया था, ठीक है, ध्यान रखना। सदाबहार क्रांति। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाए, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि स्रोत को बढ़ाना है। इसके माध्यम से देश की पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है, ध्यान रखना। गोल क्रांति। गोल क्रांति मतलब है इसका संबंध देश के आलू के उत्पादन बढ़ाना है
और भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा आलू उत्पादक देश बन गया। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखना स्टूडेंट। भारत में विभिन्न क्रांति जनक इस प्रकार हैं। भारत के हरित क्रांति जनक जो है MS स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति के जो पिता है वो नॉर्मन वेरलॉक है। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन है और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन वेरलॉक है। भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीश कुरियन हैं। भारत में प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक हीरालाल चौधरी हैं। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल है। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपख तुतेज है। भारत में लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी है। तो ध्यान रखो स्टूडेंट, तो ये थे हमारे वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। तो एक बार जरूर कमेंट करें कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, एक बार जरूर कमेंट करें। और स्टूडेंट मैंने आपको कितने मिनट में आप लगाइए हिसाब कि लगभग 35-36 मिनट में आपको मैंने लगभग 1000 प्रश्न आपको प्रोवाइड करा दिए हैं स्टूडेंट। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो एक बार और देख लेना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे भारत में लाल क्रांति जनक कौन थे, विशाल तिवारी थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यह नहीं है कि हम आपसे पूछे भारत में गुलाबी क्रांति जनक कैसे कहा था, तो दुर्गेश पटेल को कहा था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है स्टूडेंट। चलो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।